गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन जो अपना अधिगम का सिद्धांत चल रहा था, पिछली क्लास में अपने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत देखा था। आज उससे आगे बढ़ते हैं और आज अपन देख रहे हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। कौन सा? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अब देखो बेटा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की बात की जाए तो इसका प्रतिपादक किसे माना गया है? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक है B.F. स्किनर। कौन है? B.F. स्किनर है। अब ध्यान देना बेटा, B.F. स्किनर है, ये आपके 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है तो कौन है? स्किनर है। यानी 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माना गया है। किसे माना गया है? स्किनर को माना गया है। इसके अलावा B.F. स्किनर ही प्रथम मौलिकतावादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इनके अलावा स्किनर ने कहा था अधिगम के संबंध में, ये कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी अपन जो कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो वह हमारी जो शुरुआत है, अच्छा रास्ता कब सीख पाएंगे? जब अपन मोटिवेट होंगे। अब मोटिवेट जरूरी नहीं कि कोई बाहर से ही अपन को मोटिवेट करे, मोटिवेट अपने अंदर से भी हो सकते हैं, आंतरिक रूप से भी अपन मोटिवेट हो सकते हैं। तो स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, सर्वोत्तम राजमार्ग है। ऐसा किसने कहा था? स्किनर ने कहा था, क्योंकि अभिप्रेरणा ही अधिगम को आधार प्रदान करता है। अधिगम को आधार प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। इनके अलावा स्किनर ने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करना है। यानी अधिगम की परिभाषा दी गई है स्किनर की, और स्किनर ने अधिगम की परिभाषा के रूप में क्या कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करना है, सामंजस्य स्थापित करना है। ऐसा किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ध्यान से देखो बेटा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक माना गया है B.F. स्किनर को। B.F. स्किनर आपके 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। इसे प्रथम मौलिकतावादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। इनके अलावा अभिप्रेरणा है ना, ये अधिगम को आधार प्रदान करता है। अभिप्रेरणा अधिगम को आधार प्रदान करता है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करना है। ये परिभाषा किसकी रहेगी? B.F. स्किनर की रहेगी। किसकी रहेगी? B.F. स्किनर की रहेगी। अब स्किनर की कुछ पुस्तकों के नाम हैं, और इनकी पुस्तक है द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। इनके अलावा एक है टू वेल्डन। इनके अलावा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। स्किनर 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, प्रथम मौलिकतावादी मनोवैज्ञानिक। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये स्किनर ने कहा था। और अभिप्रेरणा अधिगम को आधार प्रदान करते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करना, ये परिभाषा भी स्किनर की रहने वाली है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे स्किनर की पुस्तकों के नाम हैं द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, टू वेल्डन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो बेटा, इस सिद्धांत के अन्य किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है, इसकी बात करेंगे। इनके अलावा पहले मैं ये बता देता हूँ कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था?
तो इन्होंने अपना प्रयोग सन 1938 में चूहे पर करता है और 1943 में वही प्रयोग कबूतर पर करता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग चूहा और कबूतर पर किया गया था। उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, उस बॉक्स का नाम रखा गया स्कैनर बॉक्स। ठीक है, उसमें एक लेवर लगा रहता है और चूहा क्या करता है, उछल कूद करता रहता है और उछल कूद करने से एक बार वह लीवर दब जाता है और उन्हें भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो स्किनर ने कहा कि पहले उद्दीपक नहीं, पहले अनुक्रिया आएगी, जबकि प्रयास त्रुटि का सिद्धांत कहता है कि पहले उद्दीपक आता है और उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए ही अपन क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत को अन्य किन के नामों से जाना जाता है, तो इसे सक्रिय अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत कहते हैं, इसे नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं, इसे साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं इसी सिद्धांत को। इसे संभाविक पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को RS सिद्धांत कहते हैं, रेस्पॉन्स स्टिमुलस। इसे अलावा इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि अपन के प्रयास व त्रुटि के जो सिद्धांत है उसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहा जाता है, SR थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि उस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि पहले उद्दीपक आता है, उस उद्दीपक की प्राप्ति करने के लिए अपन अनुक्रिया करते हैं। जबकि स्किनर का सिद्धांत हमें यह अवगत करवाता है कि पहले अपन अनुक्रिया करेंगे और अनुक्रिया करने से हमें उद्दीपक की प्राप्ति होती है। अनुक्रिया करने से हमें उद्दीपक की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो देखो बेटा, सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने। स्किनर के संबंध में इतनी बातें और याद रख लेना। इनके अलावा इनकी पुस्तकों के नाम याद रखना और इस सिद्धांत को अन्य किन के नामों से जाना जाता है। अब देखो बेटा, आगे बात करते हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत में उद्दीपकों को दो रूपों में बांटा था कि उद्दीपक दो टाइप के होते हैं। एक बताया उन्हें स्वाभाविक उद्दीपक और एक बताया क्रिया प्रसूत उद्दीपक। अब देखो बेटा, स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में स्किनर ने कहा था कि यह उद्दीपक अज्ञात के जो उद्दीपक के प्रति होता है, ठीक है, ज्ञात उद्दीपक के प्रति होता है और इसमें हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अपन का इच्छा का इस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते। जबकि क्रिया प्रसूत उद्दीपक के रूप में उन्होंने बताया कि यह हमेशा अज्ञात उद्दीपक के प्रति किया जाता है और इसमें हमें ज्ञात नहीं होता है कि उद्दीपक क्या रहने वाला है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमारी इच्छा के कंट्रोल में वह कार्य करता है। ठीक है, तो इतना एक बार के लिए देख लेना बेटा कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना गया है, स्किनर को माना गया है। और स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और एक कबूतर पर किया था। स्किनर को 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माना गया है। इसे प्रथम मौलिकतावादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक है, अभिप्रेरणा ही अधिगम को क्या प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। और इनके अधिगम के संबंध में परिभाषा है वह है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करना है। इनके पुस्तकों के नाम याद रखना, द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग टू वेल्डन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस सिद्धांत को अन्य किन के नामों से जाना जाता है, तो सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत, स्वाभाविक पुनर्बलन सिद्धांत, RS थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अब देखो बेटा, इसके आगे की बात करते हैं अपने। तो इन्होंने कहा कि अनुक्रिया दो प्रकार की होती है। अनुक्रिया दो प्रकार की होती है। स्किनर ने बताया कि अनुक्रिया दो प्रकार की होती है। किसने बताया? स्किनर ने। अनुक्रिया कितने प्रकार की बताई? दो प्रकार की अनुक्रिया बताई। एक तो कौन सी बताई उन्होंने? स्वाभाविक अनुक्रिया बताई। स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। और एक इन्होंने बताई क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। एक बताई क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। अब ध्यान दो बेटा,
स्वाभाविक अनुक्रिया और एक क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया दोनों में क्या अंतर है? स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, यह ज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है। यह ज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है। यानी इसमें उद्दीपक पहले से अपन को ज्ञात है और उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए यदि अपन अनुक्रिया कर रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वह हमारी अनुक्रिया होती है स्वाभाविक अनुक्रिया। और स्किनर ने कहा कि यदि हमें उद्दीपक का पहले से ज्ञात नहीं है और ऐसे ही अपन अनुक्रिया कर रहे हैं, तो वह हमारी अनुक्रिया कहलाती है क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया कहलाती है। यानी यह अज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है। यह अनुक्रिया की जाती है अज्ञात उद्दीपक के प्रति और यह की जाती है ज्ञात उद्दीपक के प्रति। अब देखो बेटा, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है ना, इस पर अपनी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे बेटा, हमें कलाकंद का स्वाद जो पहले से यदि पता है, फिर जैसे ही अपन को वह मिठाई कलाकंद दिखाई देती है, अपने मुंह से ऑटोमेटिक लार आ जाती है। यानी अपनी इच्छा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हुआ और ये ज्ञात उद्दीपकता हमें पहले से उसका स्वाद पता था, तो अपने अनुक्रिया की है, तो वह हमारी अनुक्रिया होगी स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। जैसे मिठाई को देखकर मुंह में लार आना या पानी आना। अब देखो बेटा, जिससे कोई भी हमारे बॉडी से कोई भी अनुक्रिया होती है और उस पर अपनी इच्छा का अधिकार नहीं होता है, वह सभी जो क्रियाएं होती है वह अनैच्छिक क्रियाएं मानी जाती है। कैसी क्रियाएं मानी जाती हैं? तो हमारी जो स्वाभाविक अनुक्रिया हैं, ये कैसी क्रिया हैं? यह अनैच्छिक क्रिया मानी जाती है। अनैच्छिक क्रिया होती है। जैसे अपन का हृदय की धड़कन है, अपनी इच्छा होगी तो धड़केगा क्या? अपने आप धड़क रहा है वह तो मतलब कैसा भाव है? अनैच्छिक है। और ऐसे मिठाई दिखाई दी, अपने आप मुंह से लार आ गई, पानी आ गया, तो अपनी इच्छा थोड़ी थी, बिना इच्छा के काम चल रहा है, क्योंकि हमें उसका उद्दीपक पहले से क्या था? ज्ञात था। अब देखो बेटा, इसमें अपनी इच्छा पर नियंत्रण होता है। यह अपनी इच्छा के अधिकार में होती है। इच्छा के अधिकार में होती है। यह अपनी इच्छा के अधिकार में होती है। कौन सी? क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया। अब ध्यान दो बेटा, यह अपनी इच्छा के अधिकार में होगी और यह कैसी क्रिया हो जाएगी? जब अपनी इच्छा होगी, जैसे लिखना है तो हमारी इच्छा होगी तो ही लिखेंगे। अपने आप कहते मैंने बोल दिया कि लिखो, तो क्या अपने आप लिखने थोड़ी लग जाओगे? आपकी इच्छा होगी तो लिखोगे, तो मतलब वो कैसी क्रिया होगी? ऐच्छिक होगी। और ये भी क्या हो रहा है कि अपनी इच्छा के अधिकार में होती है, इसलिए क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया किस प्रकार की होगी? यह ऐच्छिक क्रिया होती है। यह ऐच्छिक क्रिया होती है। यह ऐच्छिक क्रिया होती है। अब ध्यान देना बेटा, पावलोव ने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है स्वाभाविक अनुक्रिया को। ध्यान से सुनना बेटा, पावलोव ने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है स्वाभाविक अनुक्रिया को, और स्किनर ने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया को। यानी पावलोव ने अपने सिद्धांत में स्वाभाविक अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया। जबकि स्किनर की बात की जाए तो स्किनर ने अपने सिद्धांत में किसको ज़्यादा महत्व दिया है? तो स्किनर ने अपने सिद्धांत में क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया है। स्किनर ने कौन सी को? क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया है।
अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, स्किनर ने अपने सिद्धांत में अनुक्रिया को दो भागों में बांटा और कहा कि अनुक्रिया दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया और एक होती है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। अब स्वाभाविक अनुक्रिया में उन्होंने बताया कि ये ज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में बताया कि ये अज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है, यानी इसमें हमारा उद्दीपक पहले से ज्ञात नहीं होता है। और इस स्वाभाविक अनुक्रिया में बताया कि हमारी इसके ऊपर इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं होता है और यह एक अनैच्छिक क्रिया मानी गई है। ठीक है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया पर हमारी इच्छा पर पूरा अधिकार होता है, अधिकार में काम करती है और इसलिए यह कैसी क्रिया हो गई, ऐच्छिक क्रिया हो गई है। ठीक है, पावलोव ने अपने सिद्धांत में स्वाभाविक अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया है और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को अधिक महत्व दिए हैं। तो अनुक्रिया दो प्रकार की, ध्यान दे लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया। अब देखो बेटा, अब स्किनर ने अपने सिद्धांत में व्यवहार को भी दो भागों में बांटा है। व्यवहार को भी कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक तो है अनुक्रियात्मक व्यवहार और एक है आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, व्यवहार को कितने भागों में बांटा है, तो व्यवहार को स्किनर ने अपने सिद्धांत में दो भागों में बांटा है। एक तो अनुक्रियात्मक व्यवहार, अनुक्रियात्मक व्यवहार और एक है क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, अब देखो बेटा, स्किनर ने कहा था कि यदि हमें उद्दीपक पहले से ज्ञात है तो उसे ज्ञात उद्दीपक के प्रति किया जाने वाला व्यवहार है वह तो अनुक्रियात्मक व्यवहार होगा और अज्ञात उद्दीपक के प्रति किया जाने वाला व्यवहार क्रिया प्रसूत व्यवहार होगा। ठीक है, तो ज्ञात उद्दीपक के प्रति किया जाने वाला व्यवहार, किया जाने वाला व्यवहार वह तो कौन सा होता है, अनुक्रियात्मक व्यवहार होता है। और अज्ञात उद्दीपक के प्रति किया जाने वाला, अज्ञात उद्दीपक के प्रति किया जाने वाला व्यवहार, किया जाने वाला व्यवहार, ठीक है, वह होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी लेना चाहो तो। ठीक है, अब देखो बेटा, स्किनर ने पुनर्बलन या परबलन को भी दो भागों में बांटा है। पुनर्बलन या परबलन को भी अपने सिद्धांत में दो भागों में बांटा है। अब देखो बेटा, परबलन या पुनर्बलन को भी अपने सिद्धांत में कितने भागों में बांटा, दो भागों में। अब ध्यान से देखना बेटा, कौन से दो भाग बनाए, एक बनाया सकारात्मक, एक तो बनाया सकारात्मक पुनर्बलन और एक बनाया नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। अब ध्यान देना बेटा, सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, ये सुखदायी होता है, यह है सुखदायी होता है। जैसे भूख लगी है और भोजन दे दिया जाए, भूख लगी है और उसे क्या मिल जाए, भोजन मिल जाए, तो वह जो इन्हें पुनर्बलन मिला था इसे सुखदायी पुनर्बलन है, इसलिए उसको कैसा पुनर्बलन माना जाएगा, सकारात्मक पुनर्बलन माना जाएगा। आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट में अच्छे नंबर आए, शाबाशी दी जाती है, वह आपका कैसा पुनर्बलन है, सकारात्मक है। जैसे भोजन है, जैसे भोजन है, मान सम्मान है, मान सम्मान है, ये कैसे पुनर्बलन होते हैं, सकारात्मक।
और स्किनर ने कहा कि नकारात्मक पुनर्बलन होता है ये कष्टदायी होते हैं। ये कैसे होते हैं? कष्टदायी होते हैं। किस टाइप के होते हैं? कष्टदायी होते हैं। जैसे कोरोना जो कोविड-19 बीमारी है ये कोरोना वायरस से फैलती है। अब कोरोना वायरस आपके संपर्क में नहीं आए, इससे बचने के लिए आपको जो पुनर्बलन दे रहे हो, आप मास्क का प्रयोग कर रहे हो, तो यह है आपके लिए कैसा पुनर्बलन मिल रहा है आपको? ये नकारात्मक पुनर्बलन है आपके लिए। ठीक है, तो कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना, मास्क का प्रयोग, ठीक है, ये कैसा है? नकारात्मक पुनर्बलन है। यानी ऐसा कोई भी अपने पुनर्बलन मिले जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो तो वह तो हमारा सकारात्मक पुनर्बलन माना जाएगा, और ऐसा पुनर्बलन है जिससे हमें कष्ट मिले तो वह हमारा कैसा पुनर्बलन माना जाता है? नकारात्मक पुनर्बलन माना जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा, स्किनर ने अपने सिद्धांत में परबलन अनुसूची को भी दो भागों में बांटा है। किसको? परबलन या पुनर्बलन अनुसूची। अब देखो बेटा, ये इसको भी कितने भागों में बांटा? दो भागों में। अब दो भाग कौन कौन से बनाए? एक तो बताया उन्होंने आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, और एक भाग में डिवाइड किया, उसका नाम रखा उन्होंने सतत पुनर्बलन अनुसूची। अब देखो बेटा, दोनों में क्या अंतर है? आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में क्या होता है कि कई अनुक्रिया होने के बाद कई बार तो उसे पुनर्बलन दे दिया जाता है और कई अनुक्रिया के बाद उसे पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, तो वह तो कैसा पुनर्बलन माना जाएगा? पुनर्बलन अनुसूची मानी जाएगी, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची मानी जाएगी। यानी किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाए, वह किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन ना दिया जाए। ठीक है, तो वह कैसी पुनर्बलन अनुसूची होगी? आंशिक पुनर्बलन अनुसूची होगी। अब सतत पुनर्बलन अनुसूची में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। इसमें प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, तो वह कैसी होगी? सतत पुनर्बलन अनुसूची होगी। ठीक है, तो परबलन अनुसूची दो भागों में बांटा, आंशिक पुनर्बलन और सतत पुनर्बलन अनुसूची। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में कहा कि किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाए और किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन ना दिया जाए तो वह आंशिक पुनर्बलन अनुसूची कहलाएगी। और सतत पुनर्बलन अनुसूची में कहा कि प्रत्येक अनुक्रिया के बाद यदि पुनर्बलन दिया जा रहा है तो वह सतत पुनर्बलन अनुसूची कहलाएगी। इनके अलावा इन्होंने अपने सिद्धांत में एक शब्द का प्रयोग किया था, विलोप। किसका प्रयोग किया? विलोप का। अब ध्यान देना बेटा, विलोप में स्किनर ने बताया कि यदि जैसे चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया और कहा कि यदि इसे पुनर्बलन ना दिया जाए, बार बार यदि पुनर्बलन नहीं दिया जा रहा है तो अंत तक वह अनुक्रिया करना बंद कर देता है। वही क्या कहलाता है? विलोप कहलाता है। यानी पुनर्बलन ना मिलने से अनुक्रिया करना बंद कर देना क्या कहलाता है? विलोप कहलाता है। जैसे ध्यान देना बेटा, स्किनर ने एक बॉक्स लिया जिसका नाम रखा स्किनर बॉक्स। ये 1938 के अंतर्गत ही इसमें एक चूहे को बंद कर देते हैं।
किसको बंद कर देते, चूहा को बंद कर देते, और इसमें क्या लगा देते, एक लीवर लगा देते। अब क्या होता है कि चूहा उछल कूद करता है, और चूहा उछल कूद करने से वह लीवर दब जाता है, जिससे इसमें क्या मिल जाता है, उसे भोजन मिल जाता है। अब यदि स्किनर ने कहा कि यदि ऐसी अनुक्रिया की उन्होंने, यदि ऐसे अनुक्रिया करते रहे, यदि भोजन ना मिले, बार बार अनुक्रिया करने पर यदि भोजन ना मिलेगा, तो वह अपनी अनुक्रिया करना ही क्या कर देता है, बंद कर देता है। उसे क्या कहते हैं, विलोप कहते हैं। यानी बार बार लीवर को दबाता है, लीवर दबाता है। जब बार बार लीवर दबाता है और उसे क्या नहीं दिया जाए, पुनर्बलन नहीं दिया जाए, भोजन नहीं मिलेगा, तो वह अनुक्रिया करना भी क्या कर देता है, अनुक्रिया करना भी क्या कर देता है, बंद कर देता है। यही क्या कहलाता है, विलोप कहलाता है। क्या कहलाता है, विलोप कहलाता है। इनके अलावा इन्होंने एक काम में लिया था सेपिंग, इन्होंने अपने सिद्धांत में एक शब्द काम में लिया था सेपिंग। सेपिंग को एक आकृतिकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आकृतिकरण कहा जाता है। इसके अलावा से रूप निर्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूप निर्धारक कहा जाता है। अब ध्यान देना इसमें कि यदि इसमें सेपिंग या आकृतिकरण या रूप निर्धारक है, ये एक विधि है जिसमें अपने उद्दीपक की प्राप्ति के लिए उसको एक रास्ता निर्धारित करते हैं, उसके एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि भाई इस प्रकार से यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो वही क्या होता है, सेपिंग या आकृतिकरण या उसे रूप निर्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे आकृतिकरण या सेपिंग या रूप निर्धारक कहा जाता है। यह एक विधि है, यह एक विधि है जो उद्दीपक की प्राप्ति के लिए, उद्दीपक की प्राप्ति के लिए रूपरेखा तैयार करती है, रूपरेखा तैयार करती है। ठीक है। अब स्किनर का जो सिद्धांत था बेटा, इसके सिद्धांत से हमें शिक्षा में क्या महत्व है, तो ये इसका सिद्धांत है, इससे बालक में शब्द भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा में महत्व है तो इससे क्या होगा बेटा, बालक में शब्द भंडार में वृद्धि होगी, बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसके अलावा स्किनर के जो सिद्धांत है, इससे हमें सीखने का स्वरूप प्रदान होता है, संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है ये। ठीक है, सीखने का स्वरूप प्रदान करता है, सीखने का स्वरूप प्रदान करता है, और ये संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। संतोष क्रिया क्या होती है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, वह होती है संतोष क्रिया। और जिसके अपने संतोष नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, वह होती है असंतोष की क्रिया। तो शिक्षा में महत्व, बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है इससे, और इस सीखने का स्वरूप प्रदान करता है, संतोष क्रिया में बल प्रदान करता है। ये इसका शिक्षा में महत्व रहेगा। ठीक है, तो दोबारा ध्यान से, क्रिया प्रस्तुति अनुबंध सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक रहेगा B.F. स्किनर। स्किनर 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माना गया है। यह प्रथम मौलिकतावादी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। इनके अलावा इन्होंने कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करना है, ये परिभाषा रहेगी इसकी। इनकी पुस्तक का नाम है द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग टू वेल्डन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनके सिद्धांत को अन्य किन के नामों से जाना जाता है, तो सक्रिय अनुबंध सिद्धांत है। इनके अलावा आपके इसको अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे RS सिद्धांत भी कहा जाता है, एक संभाविक पुनर्बलन सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बेटा, इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए 1938 में चूहे पर प्रयोग करते हैं और 1943 में कबूतर पर प्रयोग करते हैं। इन्हीं को क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही उछल कूद करने वाले होते। इनको एक बॉक्स में बंद कर देते, इसका नाम रखा जाता है स्किनर बॉक्स।
जब चूहे को बंद करते हैं, चूहा अपने आप उछल कूद कर रहा होता है, इतने में एक वहाँ पर लीवर लगा होता है, वह लीवर दब जाता है। लीवर दबने से उसे क्या मिल जाता है, भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो इससे स्किनर ने कहा कि पहले अनुक्रिया की जाती है, पहले वो उछल कूद की थी, पहले लीवर को दबाया था, फिर भोजन मिला था, बल्कि भोजन पहले दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में बिल्ली के बाहर जो मछली के मांस का टुकड़ा रखा हुआ था, भूख लगी थी तो पहले दिख रहा था उसे, उद्दीपक पहले था, उसके बाद वह उसको प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, तो पहले उसे उन्होंने स्किनर ने कहा कि अनुक्रिया की जाती है, उसी के बाद उसे उद्दीपक की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर यही समझने के लिए, इसको अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने 1943 में दोबारा प्रयोग करते हैं और वह उस समय कबूतर पर प्रयोग करते हैं। ध्यान दे लेना, इनमें प्रयोग किया था, उस बॉक्स का नाम रखा गया स्किनर बॉक्स रखा गया। जबकि प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में जिस बॉक्स में बिल्ली को बंद किया गया था, उस बॉक्स का नाम है उलझन बॉक्स। क्या नाम है? उलझन बॉक्स है। अब उनका सिद्धांत करने के ये देने के बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में देखा, सिद्धांत प्रयोग करने के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनुक्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। एक उन्होंने बताया स्वाभाविक अनुक्रिया और एक बताई क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। स्वाभाविक में कहा कि ये ज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है और इसमें यह हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। जो हमें स्वाभाविक अनुक्रिया जो करते हैं अपने, यह है हमारी अनैच्छिक क्रिया होती है। जैसे मिठाई को देखते ही अपने मुंह में पानी आ जाता है। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में कहा कि ये अज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है और यह हमारी इच्छा के कंट्रोल में होती है, इसलिए ऐच्छिक क्रिया मानी जाती है। ठीक है, और स्किनर ने अपने सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को ज़्यादा महत्व दिया है, जबकि पावलोव ने अपने सिद्धांत में स्वाभाविक अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया है। उनके बाद इन्होंने व्यवहार को भी दो भागों में बांटा, एक अनुक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। अनुक्रियात्मक व्यवहार में कहा कि यह ज्ञात उद्दीपक के प्रति किया जाने वाला व्यवहार होता है व्यक्ति का, वह अनुक्रियात्मक व्यवहार होगा, और अज्ञात उद्दीपक के प्रति किया जाने वाला क्रिया प्रसूत व्यवहार होगा। उसके बाद इन्होंने पुनर्बलन या प्रबलन को दो भागों में बांटा, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में कहा कि यह सुखदायी होता है, इससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, और नकारात्मक में कहा कि यह कष्टदायी होता है। फिर प्रबलन अनुसूचियों को दो भागों में बांटा। प्रबलन अनुसूचियों को दो, एक आंशिक पुनर्बलन या प्रबलन अनुसूची और एक क्रिया आपकी एक सतत पुनर्बलन अनुसूची। अब आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में कहा कि यदि एक अनुक्रिया करने के बाद कभी पुनर्बलन दे दिया जाए और एक अनुक्रिया के बाद यदि पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, तो वह हमारी कैसी पुनर्बलन अनुसूची होगी? आंशिक पुनर्बलन अनुसूची होगी। और कहा कि हर बार अनुक्रिया करने के बाद यदि पुनर्बलन दिया जा रहा है तो वह कैसी अनुक्रिया होगी? तो वह कैसी आपकी सतत पुनर्बलन अनुसूची होगी। इनके अलावा इन्होंने अपने सिद्धांत में एक शब्द काम में लिया, विलोप। और विलोप में कहा कि यदि अपन कोई भी अनुक्रिया होने के बाद यदि उसे पुनर्बलन नहीं देते हैं, तो बार बार यदि हर बार अनुक्रिया की जा रही है, हर बार उसे पुनर्बलन नहीं मिल रहा है किसी भी प्रकार का, तो वह अनुक्रिया करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। अनुक्रिया करना ही क्या कर देता है? बंद कर देता है। वह होता है विलोप। इनके अलावा एक शब्द काम मिले उन्होंने, शेपिंग या आकृतिकरण, या इसे रूप निर्धारक भी कह सकते हैं। यह एक विधि होती है जिसमें उद्दीपक की प्राप्ति के लिए पहले से रास्ता तैयार किया जाता है। जैसे आपको भी सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनने के लिए आपका एक रूप निर्धारित किया जाता है कि इस प्रकार से ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते जाना, और इतना आपके पास नॉलेज होने के बाद आप सरकारी मास्टर बन जाओगे। ठीक है, इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है, वह बालक के शब्द भंडारों में वृद्धि होती है, क्योंकि अनुक्रिया करते रहो शब्द भंडारे बढ़ जाएंगे, और सीखने का स्वरूप प्रदान करता है ये, और संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। ठीक है, धन्यवाद।